अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और मौसम का मजा दुबाला कर रहे होंगे, क्योंकि जनाब पेशगोई की गई थी कि आज से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में। बलोचिस्तान कोयटा में इस वक्त जो है बारिश हो रही है। इसके साथ साथ पेशगोई की गई थी कि उसके मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होगी, ना सिर्फ बलोचिस्तान में बल्कि KP के, और यह भी बताया गया है कि हल्की बारिश का इम्कान है कराची और हैदराबाद में। तो जनाब बारिश का मजा दुबाला कीजिए, साथ एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे मौसम में ना सिर्फ आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ता है बल्कि पानी जमा होने की वजह से जब ज्यादा पानी आता है तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है, तो उसका ध्यान भी रखिएगा। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि बांग्लादेश की जो साबिक वजीर आजम खालिदा जिया वो इंतकाल कर गई हैं। खालिदा जिया कई रोज से वेंटिलेटर पर थी और खालिदा जिया जिगर, दिल और ज़्यादतीज़ के आर्जी में मुब्तला थी। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया का इंतकाल 80 साल की उम्र में हुआ है और खालिदा जिया 1991 से 1996, 2001 से 2006 तक भी वजीर आजम रही हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हुई। वो बेनज़ीर भुट्टो के बाद मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वजीर आजम बनी और खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह थी। तो ये बांग्लादेश से खबर तो आपके साथ शेयर की है। इसके साथ हम सियासी मंजरनामे की भी बात करें पाकिस्तान में, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश के बाद 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया है और महाज संभाला है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने और 3 रोजा दौरा लाहौर करके अब वो कराची जाने का ऐलान कर चुके हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी का पंजाब असम्बली का विजिट अब तक खबरों में है और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद पर पंजाब असम्बली में हंगामे की इंक्वायरी रिपोर्ट सिक्योरिटी इदारों को भेजने का ऐलान कर दिया है। वहाँ पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ है जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास ID कार्ड्स भी नहीं थे। अब वो कन्विक्टेड लोग जो सरकारी अमलाक को जलाने की जिनके ऊपर चार्जेस हों और उनकी कन्विक्शंस हुई हों, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असम्बली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत के रवैये की भी मजम्मत की है और लाहौर के दौरे पर नामुनासिब रवैये पर वज़ीर आला मरीम नवाज को एहतजाजी मरासला इरसाल कर दिया गया है। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब को लिखे गए खत में कहा है कि जिस अंदाज में मेरे दौरे के दौरान मामलात को डील किया गया वो कोताही नहीं बल्कि जानबूझकर सब किया गया है। जो हुआ वो इंतजामी खामी नहीं थी और ना ही हादसाती था, बल्कि आईनी ओहदे और बैन सूबाई इज्जत को खराब किया गया है। मैंने 40 मिलियन लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर पर एक अवामी नुमाइंदे के शायान शान ना था। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मार्केट्स और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के बासियों को तकलीफ दी गई, मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया और सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि मेरे दौरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, इसे मंशियात स्मगलिंग तक से जोड़ दिया गया। ये सब पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी हुआ। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI को मशवरा दिया है कि इंतहा पसंदी की सियासत छोड़कर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं और सदर जरदारी को मुफाहमत का कहा है। पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीधे तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब। माजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आज आपको लगता है PTI के लिए इंपॉर्टेंट दिन है, आज मुलाकात का भी दिन है, आप समझते हैं कि PTI ने कोई मोमेंटम बनाया है इस लाहौर के दौरे के बाद? जी बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ पंजाब में ये तासुर बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर काफ़ी अरसे बाद एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है और तहरीक इंसाफ पंजाब के ऊपर जो पार्टी के अंदर एक इल्ज़ाम लगता था कि यहाँ पर पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कारकुन जो है वो परेशान हैं, घरों से नहीं निकलते, तो उस चीज़ को, उस जमूत को तोड़ने के लिए ये दौरा प्लान किया गया था और मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा भी हुआ है। ये बात दुरुस्त है कि सड़कों को ब्लॉक किया गया, इसी तरह दुकानों को, मार्केट्स को बंद करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने लाहौर में आकर की है और उससे तहरीक इंसाफ पंजाब का जो सेटअप है उसको भी कुछ ना कुछ हौसला मिला है। राइट। तो वो जो बुनियादी मामला है उसमें यही चीज डिस्कस की जाती है कि जब भी कोई सियासी तहरीक अगर वो उसको लाहौर की, पंजाब की सपोर्ट ना हो तो वो बहुत मुश्किल से कामयाब होती है। तो इसलिए यहाँ पर मोमेंटम बनाना तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा जरूरी था और वो चूंकि सुहेल आफरीदी का एक जारहाना अंदाज है, इमरान खान के वो नए नुमाइंदे हैं,
तो इसलिए फिर उनको लाहौर बुलाया गया और मेरा ख्याल है कि इसका एक पॉजिटिव असर ये बिल्कुल की जो माजिद साहब पॉजिटिव असर ही है, क्योंकि खत तो लिख दिया गया है, शिकवे शिकायत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन ना सिर्फ सुहेल आफरीदी को लेकर पॉजिटिव इमेज एक सामने आया है, उसके साथ साथ वजीर आला मरीम नवाज को लेकर भी एक पॉजिटिव इमेज आया है, जिसमें बहुत से लोग गवाही दे रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी भी फराहम की गई थी इस दौरे के लिए। जी बिल्कुल, ये चीजें बहुत खुशाइंद हैं और सूबाई लेवल पर जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसका ड्यू प्रोटोकॉल बिल्कुल फॉलो किया जाना चाहिए और ये पंजाब हुकूमत की एक पॉजिटिव बात है कि उसके अंदर उन्होंने को रखना नहीं डाला, मसाइल पैदा नहीं किया। उसकी वजह यह कि कल को मरियम नवाज भी क्वेटा जा सकती हैं, पेशावर जा सकती हैं, कराची जा सकती हैं। तो अगर इस तरह की रवायात को फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर ये मसला जरूर रहता है कि कल को किसी और को भी परेशानी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह से चीजों को मिस हैंडल किया गया, मेरा ख्याल अगर वो ना होता तो शायद ये दौरा मजीद बेहतर होता और एटलीस्ट जो बैनो सूबाई राब्ता है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने में कुछ ना कुछ उसका किरदार होता। लेकिन चूंकि पंजाब असम्बली में बदमजगी हुई और वो चूंकि असम्बली की बिल्डिंग के अंदर हुई, उसकी वजह से उस बदमजगी की वजह से एक परेशानी हुई और पूरे के पूरे दौरे का जो एक इम्पैक्ट वो गलत किया। बिल्कुल। अच्छा निजाम साहब ये बताएं कि अब पीटीआई की सियासत की बात करते हैं, एक जानिब मुज़ाकरात की बात हो रही है और दूसरी तरफ स्ट्रीट मूवमेंट, इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के साथ साथ हुकूमत के लिए भी खासे जरूरी है। तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए जरूरी है कि दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। एक तो इमरान खान का ट्वीट आया, उसके बाद DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जनरल फैज हमीद को सजा हुई। तो इन तीन चीजों को जब मिला के देखें तो तहरीक इंसाफ को ये रियलाइजेशन है कि अब इमरान खान के जो दावे थे या उनके जो बुलंदोपांग ख्यालात हैं, क्या उनका बोझ पार्टी उठा सकती है या नहीं। तो इस वक्त लग रहा है कि शायद पार्टी ये समझती है कि इमरान खान से नीचे पार्टी स्ट्रक्चर में जो लोग मौजूद हैं, जो लोग जेलों में हैं, उनके लिए कोई रिलीफ हासिल किया जाए, क्योंकि वो एक अरसे से कुर्बानियां देते आ रहे हैं। तो ये तो पीटीआई की साइड है। गवर्नमेंट की साइड पे इशू ये है कि जिस तरह गढ़ी खुदा बख्श में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि अगर आपने मुआशी बहरान को टैकल करना है, उससे निकलना है, तो फिर आपको पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को खत्म करना होगा। इसी तरह हमने देखा कि यूएई के प्रेसिडेंट आए, उनसे भी जो बात हुई, तो वो जो पाकिस्तान के ऊपर एक $3 अरब का एक इशू है, जिसमें से अब $1 अरब जो है वो इन्वेस्ट होगा, $2 अरब रोल ओवर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को मुआशी महाज पर ये मसाइल हैं। तो अगर 2026 में गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम भी हासिल करे, तो वो उन्हें कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के साथ कोई बात करना होगी। तो इस वक्त दोनों के लिए मेरा ख्याल है कि एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें वो बैठकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, एटलीस्ट बातचीत को शुरू कर सकते हैं। और ये समझना कि इस मौजू के ऊपर कोई इमरान खान की रिहाई की बात होगी या नए इलेक्शंस की या 9 फरवरी के मैंडेट की 8 फरवरी की बात होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। राइट निजामी साहब, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, क्योंकि जब इनकी मुलाकात हुई थी सुहेल आफरीदी साहब की जर्नलिस्ट के साथ, तो उस दौरान भी सवाल ही किया गया था, उस पर भी उनका यही तासुर था कि इस वक्त रिहाई पर तो बात नहीं हो रही। ये बताइएगा कि उन्होंने ये ज़रूर कहा था अपनी मुलाकात के दौरान कि वो मज़ाहमत करेंगे, अपने दौरे के दौरान मुसलसल कहा कि वो मुफाहमत करे ना करे मज़ाहमत जारी रहेगी, और इस पर उन्होंने पीटीआई का जो एक लाया अमल है उसको वाजे कर दिया था। इस पर हुकूमत का लाया अमल क्या मुज़ाकरात की हद तक महदूद है? जी, इसमें मरीम नवाज का बड़ा एक मशहूर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुफाहमत का रास्ता मुज़ाहमत से ही निकलता है। तो तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सुहेल आफरीदी के नाम से एक ऐसा चांस है। हमने देखा अली अमीन गंडापुर ने इससे पहले कई मुजाहिरों की क़यादत की, पावर शो लेकर इस्लामाबाद आते रहे। तो अब सुहेल आफरीदी एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको स्ट्रीट मूवमेंट में यूज किया जा सकता है तहरीक इंसाफ की जानिब से, अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो भी कोई इस हद तक रिलीफ नहीं देगी कि उनकी अपनी ही जो गवर्नमेंट है उसको खतरा हो जाए। तो इसलिए वो बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर तो इनको रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन ये समझना कि वो कोई बहुत बड़ा पैकेज ऑफर करेंगे ये नजर नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए
अगर गिरफ्तारियां ना हो, कुछ जमानतें हो जाएं, कुछ लोग पैरोल पे रिहा हो जाएं, मुकदमात के फैसलों में ताखीर हो जाए, तो इस तरह का अगर एक सेटअप बना लिया जाएगा तो उससे दोनों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें उसमें से आ जाएंगी। और ये समझना कि जी। तो ये बताइएगा कि आफरीदी साहब से तो मज़ाहमत जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, उन्होंने तो काफ़ी सेनली हैंडल किया है इस सारी सिचुएशन को। बहुत ही मुनासिब तरीके से वो जो है अपना कम्युनिकेशन का एक राब्ता बहाल किए हुए हैं पंजाब हुकूमत के साथ, और उसके साथ साथ जो उनका दौरा लाहौर था उसमें भी बहुत पॉजिटिव इमेज उनका सामने आया है। और ये एक्सपेक्टेशन वैसे नहीं थी आफरीदी साहब से, क्या आपको ऐसे ही लगता है? जी बिल्कुल, ये जिस तरह हमने देखा है कि गुज़िश्ता 1-1.5 महीने में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद पिशावर हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो तहरीक इंसाफ में इंटरनली कहीं ना कहीं ये राय मौजूद है कि अब हमने एक हद से आगे मामलात को सियासी गर्मा गर्मी की तरफ नहीं लेके जाना। पहले ये होता था कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ जाता था, फिर 26 नवंबर का वाकया भी हमारे सामने है, उसके बाद जो ट्वीट्स वाला मसला है वो भी हमारे सामने है। तो इस वक्त आज के दिन तक तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसमें ये बात मौजूद है कि स्ट्रीट मूवमेंट की बात भी की जाए, एहतजाज की बात भी की जाए, सियासी मुहिम चलाने की बात भी हो, लेकिन वो जो टेम्परेचर है उसको एक हद से आगे नहीं लेके जाना, क्योंकि फिर उसके बाद मामलात हद से बाहर चले जाते हैं और सिचुएशन खराब हो जाती है। तो इसलिए सुहेल आफरीदी के जितने भी बयानात हैं वो बिल्कुल जारहाना है, एग्रेसिव है, पार्टी के वर्कर को एंगेज करने के लिए है, लेकिन उसके अंदर एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है कि इस लाइन से आगे नहीं जाना, ताकि वो जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, स्ट्रीट मूवमेंट है, उसकी बात भी होती रहे और उससे मामलात खराब भी ना हो। बिल्कुल। और अब जो मशवरे दिए जा रहे हैं पीटीआई को, वो आपने देखा ही, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई को मशवरा दिया कि इंतहा पसंदी की सियासत छोड़कर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, और सदर जरदारी को मुफाहमत का कहा है। क्या आसिफ जरदारी को मुफाहमत करते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इस वक्त उनकी जो पोजीशन है उसमें तो वो एक बड़े आईनी ओहदे पर मौजूद हैं, लेकिन उनका भी वही मामला है जो दीगर सियासी जमातों का है। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरह अगर इस सारी चीज के अंदर वो कुछ ऑफर भी करते हैं तो उनको सियासी तौर पे इसका नुकसान होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहेगी मुस्लिम लीग नून की तरह कि तहरीक इंसाफ और रियासती इदारे जो है वो इस हद तक कंफर्टेबल हो जाए कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को खतरा हो। तो इसलिए अगर आसिफ अली जरदारी अव्वल तो इस सारे मामले में नहीं आएंगे, अगर वो आते भी हैं तो बड़ी मिनिमम लेवल के ऊपर वो कुछ ना कुछ किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी से, उनके ख्यालात से ऐसा लगता है कि वो शायद इस मूड में नहीं है। ये उनसे 2-3 मरतबा बात की गई, सवाल किया गया कि जी आप तो मुफाहमत के बादशाह हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालें, लेकिन चूंकि इमरान खान आसिफ अली जरदारी के बारे में और आसिफ अली जरदारी इमरान खान के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते, तो इसलिए पहले उन दोनों रहनुमाओं का एक पेज पे होना जरूरी है, जो कि वो नहीं है। तो इस सारी इशू के अंदर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की हद तक तो पीपल्स पार्टी ये जरूर कहेगी, बात भी करेगी और तवज्जो भी दिलाएगी, लेकिन अमली तौर पर अगर उन्होंने कुछ करना होता तो एक बड़ी ऑप्शन मौजूद थी कि वो इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेते। राइट। तो लेकिन उन्होंने वो नहीं किया गया। अब जो महमूद अचकज़ई साहब को और राजा नासिर अब्बास साहब को जो ये सौंपा गया है इख्तियार कि वो जो भी फैसला करेंगे वो पीटीआई उस पर अमल करेगी, इस पर अमली तौर पर उनकी जानिब से क्या हो रहा है और पीटीआई की जानिब से क्या हो रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक रास्ता निकाला है तहरीक इंसाफ ने कि उन्होंने कहा कि हम बतौर पार्टी तो रियासत से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो वहां से अगर कोई फैसला होता है तो वो हमें काबिल कबूल होगा। तो उन्होंने अपने लिए एक पॉलिटिकल वे भी निकाला है, स्ट्रीट मूवमेंट की गुंजाइश भी रखी है, और राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को उन्होंने प्रैक्टिकली एक रास्ता भी दिया है कि आप कोशिश करके देख लें। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इनिशियल स्टेज है। अभी आने वाले साल में जनवरी में अगर कोई 1-2 ऐसे वफद बनते हैं अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो बैठ के बात करेंगे या स्पीकर हाउस में या उनके स्पीकर के ऑफिस के अंदर कोई ऐसी मुलाकातें होती हैं, तो उससे फिर हमें पता चलेगा कि इस वक्त क्या मिजाज है, किस तरह से बातचीत का आगाज हुआ है, चीजें किस तरह से आगे चल रही हैं। तो उससे पहले जब तक कोई वफद, कोई डेलीगेट्स के नाम
डेलीगेशन को तरतीब नहीं पाता, उस वक्त तक तो ये सारा मामला सियासी बयानात तक ही महदूद रहेगा। बिल्कुल ठीक है निजामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सियासी मंजर तबसरा पेश किया और जो भी सियासत में चल रहा है इस वक्त खासकर पीटीआई की जानिब से, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा आप देखिए कि आज एक बहुत ही तशवीशनाक सी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंकशाफात हुए हैं ये एक्सपेक्टेड नहीं था, जो इंकशाफात एकदम से सामने आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में वज़ीर दाखिला सिंध और एडिशनल आईजी सीडीडी सिंध के साथ बलोच तालिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लड़की ने रिकॉर्ड कराए गए बयान में ये बताया है कि मैंने घर से निकलने के लिए बहाना बनाया, मेरे जहन में ये बात डाली गई कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। गुफ्तगू आपने सुनी, एक्सपेक्टेड ये नहीं था कि सोशल मीडिया किरदार अदा कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए ज़हन साजी हो रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दों का नया निशाना हमारे बच्चे हैं और सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। और सुदासी कहानी बनाकर और इसमें ज़हन साजी की गई और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बर वक्त कार्रवाई की वजह से ये बच्ची भी बच गई। एडिशनल आईजी सीडीडी सिंध आज़ाद खान ने बताया कि लड़की को बलोचिस्तान से भेजा गया, मगर 25 दिसंबर को पुलिस नाकों पर चेकिंग के बाइस हैंडलर मतलूबा मकाम तक ना पहुंच सका और साजिश बेनकाब हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट जो बात है वो उन्होंने उसको देना शुरू किया और वो उसने इस्तेमाल करती रही और उसको ये उन्होंने बावर कराया कि आपको एक बड़े मकसद के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब देखिए जरा सोशल मीडिया किस तरह से हमारे नौजवान को गुमराह कर रहा है। या पहले हमारे घरों में घुसा, अब जहनों में घुसना शुरू हो गया और अब देखें कि किस नौयत के जो है वो इकदाम करने लगा है, जिससे हमारी यूथ जो है पूरी तरह से मैनिपुलेट होती चली जा रही है। इस पर हुकूमत काबू पाने में कोशा है और कई ममालिक में इस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए और इस पर पाबंदी आयद की जाए। और आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि वहां पर 16 साल से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी अब लगा दी गई है। तो इसी तरह के इकदाम दीगर ममालिक भी उनसे मिसाल लेने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी ये तशवीश मौजूद है जिसके ऊपर इस वक्त बातचीत चल रही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मजीद बातें होंगी। वेलकम बैक। आपको बताया कि कराची से ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिल खून के आंसू रोता है। खुले मैन होल ने 1 महीने के दौरान दूसरे बच्चे की जान ले ली है और बच्चा कुरंगी में घर के करीब गली में खेलते हुए खुले मैन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया है। मेहरान टाउन का रिहायशी 8 साला दिलबर घर के करीब खेल रहा था कि ढक्कन के बगैर मैन होल में जा गिरा। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अहले खाना से मुलाकात की और वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है जिसमें रिश्तेदारों अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इससे पहले 30 नवंबर को गुलशन इकबाल में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था। 3 साला इब्राहिम खुले मैन होल में गिरकर जान बाहर हो गया था, जान की बाजी हार गया था, जिसके बाद वजीर आला सिंध की हिदायत पर KMC और पुलिस ऑफिसर समेत कई ऑफिसर्स मुअत्तल कर दिए गए थे। छिपा वेलफेयर ने बताया कि रवा साल खुले मैन होल में और नालों में गिरकर 27 जो है अफराद जान बहक हो चुके हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इसी पर मज़ीद करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा कराची आमिर खान। आमिर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि एक माह में 2 हादसात और 2 बच्चे जान की बाजी हार जाते हैं। रवा साल 27 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, क्या कर रही है हुकूमत वहां? जी, कल कराची के इलाके मेहरान टाउन में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और मेहरान टाउन के इलाके में एक घर के करीबी खुले मेनोल में जो है वो एक 8 साला बच्चा दिलबर जो है वो गिरकर जो है वो जांबाक हो गया। और अफसोस की बात यह है कि कल नमाज जनाजा से कबल मुख्तलिफ सियासी जमातें समाजी तंजीमें आई और ये उन्होंने कहा इसके ऊपर जो है वो सियासत होती रही। और आज जब हम यहाँ पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि ये वही मेन होल है जो जिसमें बच्चा जो है वो गिरकर जो है वो जांबाक हुआ था। और अफसोस की बात ये कि अब तक जो है वो इस वाक़े के बाद जो है अब तक जो है वो इस पर गटर का ढक्कन नहीं लगाया गया। और इस वाक़े के बाद जो है वो अहले इलाका का कहना है कि तमाम गलियों में जो है वो जो मेन होल हैं वो खुले हुए हैं।
इस वक्त जो है वो बच्चे के चाचा सरदार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कल अपने भतीजे की लाश जो है वो गटर से निकाली थी। इनसे पूछते हैं कि क्या वाकया हुआ था। जी आप बताइएगा क्या वाकया हुआ था। सर ये मैं उधर काम कर रहा था गोदाम में, तो वहाँ से आवाज़ें आ रही, तो फिर मैं भाग के आ गया था। तो पता चला तो बच्चे इधर खेल रहे थे बैठ के, तो उसके बाद जो है ना मेरे को पता चला तो मैं घुस गया डारी के अंदर बच्चों को निकालने के लिए। सर ओके अच्छा जी, अभी हमने इनके चाचा से बात की और चाचा ने ये बताया कि जब वो अपने काम पर मौजूद थे तो इन्हें अफसोसनाक वाकये की इत्तला मिली और वो यहाँ पहुंचे और इसकी बच्चे की जो है वो लाश को जो है वो गटर से निकाला। नीपा में भी जो है वो गुज़श्ता माह 30 नवंबर को जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ था और 3 साल का बच्चा इब्राहिम जो है वो खुले मेनहोल में जो है वो गिरकर झांबाक हो गया था। उस वक्त जो है वज़ीर आला सिंध ने सख्त एक्शन लिया, मुख्तलिफ पुलिस और इंतजामी अफसरान को जो है मुअत्तल किया गया। ताहम जो है वो इन तमाम इक़दाम के बावजूद जो है वो बल्दियाती इदारों की जानिब से और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से अमली इक़दाम नहीं किए गए। मेरान टाउन जो है वो सनती इलाका है, यहाँ ज़्यादातर जो है वो मजदूर आबादी रहती है और यहाँ जो अभी मंजर देखा है मुख्तलिफ गलियों और मकामात पे जो मेन होल हैं वो खुले हैं। शिफा फाउंडेशन के तर्जुमान चौधरी शाहिद ने ये बताया कि रवा साल जो है वो 27 अफराद जो है वो खुले नालों में और मुख्तलिफ जो है वो आमिर ये बताया जा रहा था कि हुकूमत ने इस जगह पर ढक्कन प्रोवाइड कर दिए थे, बच्चियां जो है वो शामिल है। जी अच्छा आमिर, यह बताया जा रहा था कि हुकूमत ने यहाँ ढक्कन प्रोवाइड कर दिए थे। जी ये हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा था कि यहाँ पर ढक्कन दे दिए गए थे, लगाने बाकी थे, क्या ऐसा ही था? नहीं, देखें वो यूसी चेयरमैन ने यूसी चेयरमैन का ये कहना है कि हमें गटर के ढक्कन जो है वो मिले थे और जो मुख्तलिफ मकामात पे लगाए गए, लेकिन इस इलाके में जो है वो खुले मेन होल्स उनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा है और इस पर जो है कल जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो पीपल्स पार्टी, फिक्सेड और दीगर जो बल्दियाती नुमाइंदे उनमें जो है वो तकरार की और तनाव की सूरताल देखने में आई थी। सलमान अब्दुल्ला मुराद जो डिप्टी मेयर है वो यहाँ आए, उन्होंने कहा कि हम सियासत नहीं करना चाहते, ये अफसोसनाक वाक़या है। गटर के ढक्कन लगाना जो है वो यूसी की जिम्मेदारी है और टाउन चेयरमैन गौर खटक का ये दावा था कि टाउन की जिम्मेदारी नहीं है। अब ये मुख्तलिफ इदारे एक दूसरे पे मलबा डाल देते हैं, ताहम कोई जो है वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे जो है वो जान की बाजी जो है वो गंवा देते हैं और अफसोसनाक वाक़या जो है वो इब्राहिम का वाक़या भी आपके सामने, अब ये दिलबर का वाक़या हुआ है। ताहाल जो है वो हुकूमत की जानिब से कोई अमली इक़दाम जो है वो देखने में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। टाउन चेयरमैन गौहर खटक साहब की आपने बात बताई कि उनका कहना है कि टाउन का मसला नहीं है। यूसी की जानिब से भी बताया जा रहा है कि हमारा मसला नहीं था, हमें जो है ढक्कन ही प्रोवाइड नहीं किए गए और उनका ये कहना था कि अगर ये साबित कर दें आपके ढक्कन प्रोवाइड किए गए थे तो वो सियासत छोड़ देते। तो फिर मसला कहाँ पर है? देखिए मसला ये है कि गटर का जो खुले मेन होल्स हैं उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। असल ये जिम्मेदारी जो है वो टाउन चेयरमैन कहते हैं कि वाटर बोर्ड की है और जो केएमसी जो है वो ये कहती है कि ये यूसी की जिम्मेदारी है। और पिछले महीने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ये ऐलान किया था कि हर यूसी को माहाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो ये बजट जो है वो गटर के ढक्कन लगाने पर जो है वो खर्च होगा। लेकिन अफसोसनाक अलमिया ये है कि ये अभी देखने में आया है कि बाद मकामात पे जो नशई अफराद हैं वो गटर के ढक्कन जो है वो चोरी करके ले जाते हैं और उनको तोड़कर उसमें जो सरिया होता है वो निकाल कर बेच दिया जाता है। ये भी एक बड़ा पहलू है। लेकिन
कोई कराची में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि खुले मेन होल्स और नालों को जो है वो ढका जाए ताकि जानलेवा हादसा जो है वो नहीं हो सके। बिल्कुल। तो आमिर, इन जो नशा करने वाले अफराद के खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत ये यहाँ पर करते हैं, ढक्कन चुराने में करते हैं, उसको तोड़कर उसमें से सरिया निकालने में करते हैं, तो इतनी मेहनत इनको कहीं और करवा ली जाए। जी, ये पिछले महीने ही जब ये इब्राहिम का वाकया हुआ था तो लियारी डिवीजन में जो है एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एक शख्स को गिरफ्तार भी किया पुलिस ने। ताहम फिर कोई पुलिस की जानिब से जो है वो कार्रवाई देखने में नहीं आई। खुले मेन होल जो है वो कराची के लिए एक अलमी है। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और इस शहर में जहाँ दीगर मसाइल है वहाँ सबसे बड़ा मसला ये खुले मेन होल्स हैं। बच्चे जो है गिर जाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स कई मकामात पर मौजूद नहीं होती, अंधेरे की वजह से भी जो है वो लोग जो है वो गटर या नालों में जो है वो गिर जाते हैं। ताहम जब ये अफसोसनाक वाक़यात होते हैं तो 2-3 रोज के लिए जो है सियासी जमातें, बलदियाती नुमाइंदे अफसोस का इजहार करते हैं, ऐलानात करते हैं, लेकिन अमली इकदाम जो है वो नज़र नहीं आते। बच्चे के नाना ने हमें ये बताया कि एक लौती औलाद थी उनकी बच्ची की ये एक लौता बेटा था और वो अब जान से चला गया है। जान की बाती हाथ दो बेटा है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि कोई भी इदारा या कोई भी हुकूमती नुमाइंदा वो कल गुज़श्ता रात तो आए, लेकिन आप देखें कि ये वाक़या गुजरने के बाद भी जो है वो गटर का ढक्कन जो है वो लगाया नहीं गया और ये वही हादसे का मकाम है और जहाँ जो है कल ये अफसोसनाक वाक़या हुआ था और एतराफ में भी जो है वो मेन होल जो है वो ताल खुले हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। जवाबदेह कौन है? जिससे पूछो वो दूसरे नाम धर देता है। ये टाउन चेयरमैन साहब कहते हैं वाटर बोर्ड का मसला है, वाटर बोर्ड कह रहा है कि यूसी का मसला है, यूसी कहता है कि हमें ढक्कन प्रोवाइड नहीं किए गए, हुकूमत कह रही है कि हम ढक्कन सबको दे रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? फिर इसमें गलती उन बच्चों की समझे जो उसके इर्द गिर्द खेल रहे होते हैं और अचानक से गिर पड़ते हैं। आप अपना मुस्तकबिल बहा रहे हैं इन नालियों में, तो जरा होश के नाखून लें। जल्द से जल्द इस पर जो है कोई आपको कदम उठाना चाहिए। हुकूमत को भी वहां पर मौजूद इंतजामिया को भी सोचना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इन गटर के ढक्कनों को लगाइए, इनको महफूज बनाइए। ब्रेक बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। मौसम की बात करते हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया और महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई सामने आई है। 2 जनवरी तक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान है। इसी पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर मेट डिपार्टमेंट इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। इरफान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में पेशगोई की गई है बारिशों की और बर्फबारी की भी। किन किन मकामात पर बारिश हो रही है और कहां पर इम्कानात वाज़े हैं कि बर्फबारी भी होगी? देखें जी, अभी रात को जो है जीवानी, पंजगूर और दूसरे जो दालबदीन के इलाके हैं यहाँ पर हमारे पास बारिश रिपोर्ट हुई है और अभी भी वहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। और ये आज दिन भर जो है ना बलूचिस्तान में जो है मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें कोयटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ज़ोब, पशीन और दालबंदीन के इलाके होंगे और इसके अलावा बारखान के इलाके होंगे, पंजगूर के इलाके होंगे। यहाँ पर जो है ना मजीद जो है ना वो बारिश और पहाड़ों पर जो ज़ियारत होगा वहाँ पर भी जो है ना बर्फबारी का भी चांस है। अच्छा, ये कोस्टल लाइन के साथ बारिशें मतवक्के हैं क्योंकि पंजाब में ऐसी पेशगोई कोई नहीं है। देखिए, कोस्टल लाइन जो है खासतौर पे ग्वादर, जीवानी, यहाँ पर बारिश, जीवानी में बारिश रिपोर्ट हुई है, ग्वादर में भी बारिश है और ये कोस्टल बेल्ट में जाते हुए सिंध में भी जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में ये बारिश करेगा और ज़्यादातर बादल रहेंगे, हल्की बारिश होगी मुख्तलिफ इलाकों में और हैदराबाद और इसके गिरदोनवा में भी बारिश के चांस है। कराची में भी है? जी, कराची में भी जो है ना हल्की बारिश आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज रात और कल तक जो है वो बारिश हो जाएगी। तो लाहौर की क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए, इसी दौरान आज सारा दिन जो है ये बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में जो है ना वो बादल रहेंगे। इसके बाद जो आज रात को जो है ना ये सिलसिला जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, जिसमें फिर ये लाहौर और इसके जो गिरदोनवा के इलाके होंगे यहाँ पर भी जो है वो बादल रहेंगे। ताहम जो 31 और यकम होगी
इसमें जो है लाहौर, इसके गिरदोनवा में जो है ना वो हल्की बारिश होने के चांस हैं, जिसमें गुजरांवाला भी शामिल होगा, जेहलम भी शामिल है, और इसी दौरान में जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खिता पटवार, इसमें भी जो है ना वो हल्की बारिश हो जाएगी। जबकि जो हमारे बलाई इलाके होंगे, जिनमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात, दीर, चित्राल, कोहस्तान, बटग्राम, इसके अलावा जो हमारे एजेंसीज हैं उनमें भी बारिश हो जाएगी। इसके अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी भी है, और जो पेशावर होगी वहां पर भी हल्की बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, केपीके में भी हल्की बारिश और बर्फबारी के इम्कानात है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये एक ही सिलसिला है या इसके बाद भी कुछ सिलसिले आ सकते हैं? देखिए, ये वाला सिलसिला जो है 1 तारीख तक है, और 2 तारीख की सुबह को ये गिलगित बल्तिस्तान में होगा और उसके बाद ये निकल जाएगा। उसके बाद जो है ना अगले जो दिन होंगे उसमें मौसम जो है ना वो सर्द और खुश्क होगा। इसके बाद जो है ना सर्दी की एक लहर आएगी। जैसे ये सिस्टम गुजरेगा उसके बाद जो कम से कम दर्जा हरारत है, सुबह का दर्जा हरारत है, उसमें काफी कमी आ जाएगी। राइट। तो केपीके में आप बता रहे थे कि बर्फबारी होगी, किन मकामात को सबसे ज्यादा मुतासिर करेगी बर्फबारी? देखिए, इसमें जो चित्राल, दीर, कोहस्तान के इलाके होंगे, और पारा चिनार जो है हमारा, वहां पर भी जो है ना है। इसके अलावा ये जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी इलाके होंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाज़ जगहों पे जो है वो हैवी शावर स्नोफॉल का भी हो सकता है। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मौसम का हाल बताने के लिए। तो जनाब, अगर प्लान्स है शुमाली इलाका जाने के तो ज़रा देख कर जाइएगा। बर्फबारी जब हो रही होती है उस वक्त ज़्यादा नुकसानदेह होती है, पढ़ने के बाद तो आप उसका मज़ा उठा सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करेंगे सफर-ए-शर्त, जिसमें वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की 1982 में खींची गई एक तस्वीर में। उस तस्वीर में एक इमारत नजर आ रही है, देखते हैं कि आज उसमें क्या तब्दीली हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफर-ए-शर्त। ये जो मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है करीमाबाद का। आपने बहुत सारी तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर 1982 की है। और ये जो खड़े हुए हैं शख्सियत, ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ हैं। उन्होंने मुझे ये तस्वीर दी और 1982 में ये तस्वीर खींची गई। उसके बाद 2014 में हम आए, तारड़ साहब भी थे, और ब्रिगेडियर साहब के हम घर गए, उन्होंने चाय शाय पिलाई, और एग्जैक्टली इस जगह पे हमने बैठ के चाय पी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क है। सो 1982 फिर 2014 में आए यहाँ पे, जब मैं यानी साथ था तारड़ साहब के। और आज यूँ समझिए कि इस वक्त मौजूदा जो लम्हा हाल है, तो इसमें देखिए कि ये इमारत जो है इसी तरह कायम है। इस इमारत के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ ईसार भाई हैं और उस्ताद फरतुल्लाह बेग हैं। ईसार भाई, ये आपका तो बचपन से ये इमारत देखते आए होंगे? जी सर। ठीक है, तो आपको यानी बचपन से इसी तरह ही आपके? बिल्कुल इसी तरह खेलते कूदते। बाकी ये चीज़ें कुछ पक्की हो गई और वो सारा हो गया, लेकिन मुझे याद है कि यहाँ पे कुल जो थी, जिस तरह यहाँ पे है, वहाँ पे चौक में वो कुल ओपन थी। बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल ओपन थी वाटर चैनल। ये रास्ता जो है वो पैदल का था, अभी लोगों ने ना थोड़ा बिल्कुल उसको कर दिया नीट क्लीन और बिल्कुल पक्का कर दिया। उस्ताद जी, आप बताइए कि इस स्ट्रक्चर की, ये जो इस वक्त स्ट्रक्चर है, आप नजदीक आ जाइए, इस स्ट्रक्चर की ये कब बना है और इसकी कोई हिस्ट्री? ये मेरी पैदाइश से पहले का है। ठीक है जी, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि ये कब बना है, लेकिन ये जाती प्रॉपर्टी है ना? जी जी जी, इनकी जाती प्रॉपर्टी। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इसको कायम रखा हुआ है। जी, कायम रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। और ये कब, तकरीबन कोई आइडिया 100 साल, ज्यादा अरसा? नहीं, 100 साल से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, ठीक है, 100 साल से ज्यादा हो चुका है, और इंशाल्लाह ये कायम दायम रहेगा। ये ब्रिगेडियर साहब ने इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये हिस्ट्री है और पूरी तारीख है ना? जी, इनके आबाओ अजदाद की निशानी है ना। ये इनके जो वालिद थे ब्रिगेडियर साहब के, वो उनका नाम कुदरतुल्लाह बेग। कुदरतुल्लाह बेग। हाँ जी, कुदरतुल्लाह बेग। हाँ, तो वो बड़े अच्छे, बड़े जी जी थे वहाँ के, वो नाजिम उमूर थे। बिल्कुल ठीक। और ये जो है, ये अब ये एक्चुअली मस्जिद है या? ये मस्जिद है। अच्छा, ये आज भी इसको मस्जिद का ही मकाम है? मस्जिद तो है, लेकिन हम उसमें इबादत बंदगी नहीं करते हैं, बल्कि हम जमात खानों में इबादत करते हैं। ठीक है, ठीक है।
तो इस तरह के जो लैंडमार्क्स हैं इसार भाई, ये जो पुराने करीमाबाद जो 100 साल से तस्वीरें हर तरफ गर्दिश करती हैं कि करीमाबाद उनसे पहचाना जाता है, बिल्कुल, तो ये इमारतें और भी कई ऐसी चीज़ें, तो इनको महफूज रहना बहुत ज़रूरी है ना। ऑफ कोर्स तारीफ में इसका रहना, ये कि एक हमारा सकाफत एक कल्चर है ना, कल्चर कैसा है, हमारी पहचान इन्हीं चीज़ों से है। अगर इनको हम ख़त्म करेंगे तो मेरे ख्याल में हुंजा का हिस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा और हमारी जो लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह की आपको अपना बचपन ये रास्ता कैसे याद है? यानी इसमें बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, चेंजिंग तो बहुत सारी आई है, बगैर जूतों का चलना, नंगे पैर चलना, जब यहाँ पे बर्फबारी होती थी तो स्लिप होना। अच्छा, यहाँ से स्लिप होते थे? ऊपर से नीचे स्लिप होते थे। तो तब हम बिल्कुल छोटे होते थे, जब हम गुजरते थे नमाज के लिए, हम उनके हाथ पकड़ते थे। ये सारी हमारी एक अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छी मेमोरीज है। तो ये तो कुछ शरारती थे इसार, ऊपर से स्लिप होते थे। फर्ज आप भी इस तरह स्लिप होते थे? जी, बहरहाल बचपन में भी स्लिप हुआ करता था बचपन में। अभी तो बूढ़े हो गए हैं, अभी तो सही नहीं होता है। वैसे कभी ट्राई कर लें, ट्राई कर लूं, अगर कोई हड्डी टूट गई तो। नहीं, वुल्कन के जो सीनियर सिटीजन है ना, उनसे वो कैसे काम करवाते हैं। वो कहते हैं बैठ के ना गुब्बारे फाड़ो, ये गुब्बारा है, सीनियर सिटीजन को कहते हैं कि जोर से बैठो ताकि गुब्बारा फट जाए। लेकिन हमारे यहाँ त्योहारों के मौके पे ऐसा ही करते हैं। हाँ, सही। जो बूढ़े लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन वाले, उनसे ये काम लिया जाता है। अब उस्ताद से अब इसकी डांस के बारे में पूछे ना। अच्छा, जब भी गैदरिंग होती है ना, रक्स भी बड़े मशहूर है उस्ताद, हमारे उस्ताद रक्स पे हर भी मशहूर है, लेकिन आपके यहाँ रक्स में कुछ लोग स्पेशल मशहूर हैं। बिल्कुल, मैं डांसर हूँ, मुझे नाचने का बहुत शौक है बचपन से। सही है। तो मैं आज भी नाचता हूँ और लोग बड़े शौक से देखते हैं और दाद देते हैं कि मजा आया के घर। और सारे जो है नाचते हैं और सबका शौक है। मैं मुस्तनसर हुसैन तार साहब को कोट करना चाहूँगा कि वो गिलगित में किसी जगह बैठे हुए थे, तो इस तरह जो किसी बंदे ने कहा कि मेरा चाचा जो है ना, या मेरा मामा, वो बहुत अच्छा नाचा, तो तार साहब इनको कहें कि ये भी नाचें। वो आए, उन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया। बट तार साहब ने बाद में लिखा कि हुंजा की कितनी अजीम सिविलाइजेशन है कि यहाँ पे डांस जो है उसके बारे में कहा, मेरा चाचा बहुत अच्छा नाचा। वो कह रहे थे कि मैं अपने पर्सपेक्टिव में अगर पंजाब में उसमें कहीं पे कहूँ कि मेरा चाचा बहुत अच्छा नाचा है, तो वहाँ पे कुछ और लिया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा है ना, फर्क है ना। हुंजा बहुत ही कमाल है इन मामलात में। जी, हमारा कल्चर है ये, म्यूजिक के शो, ये हमारे बड़े जो त्यौहार आते हैं ना, उस मौके पे हम यहाँ पर बहुत ही शान तरीके से म्यूजिक शो करते हैं। उसमें हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग, बूढ़े लोग अपना कल्चर के हिसाब से लिबास पहन के, चोगा टोपी वगैरह पहन के बड़े शौक से नाचते हैं। ये बच्चे हमारे वजह से तो नहीं रुके हुए? नहीं। भाई एक मजे की बात बताऊं, अगर हम 25 साल या 28 साल पीछे जाते हैं, तब उस्ताद हमें पढ़ाता था, तब भी उसी शेप बिल्कुल सेम हुई है उस्ताद की, जो ना वो फर्क नहीं पड़ रहा है। सही है। तब भी वैसे थे, अब भी ऐसे है। अपनी तवील उम्र की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और बहुत सारी जगहों पे तो हमें इतना धोखा होता है कि मसलन धोखा यहाँ पे उमूमी तौर पे इस तरह होता है कि आप किसी को कहते हैं कि वो अपने तरफ बड़े भाई को बुलाइएगा, तो वो आपको बताते हैं कि नहीं, वो मेरे वालिद साहब हैं, वो बड़े भाई नहीं हैं। इस तरह के धोखे यहाँ पे बहुत होते हैं और कमाल है। आखिरी सर सवाल ये है कि आपने तब्दीली आते देखी, चीज़ें बहुत चेंज हुई है, उसमें कुछ पॉजिटिव हैं, ज़िंदगी कुछ आसान हुई है, पुरानी उसके हिसाब से कुछ नेगेटिव होंगी बहुत, मतलब क्या इस तब्दीली को किस नज़र से देखते हैं आप? तब्दीली वाकई बहुत, मेरे जो बचपन में जो मैंने देखा है, उस वक्त ये इतना सड़क जो था बहुत ही तंग था। आज के दौर में यह सड़क जो है बिल्कुल खूबसूरत और वसी है। बिजली आ गई 1969 में बिजली आ गई है। नमक आ गया। नमक तो उसके बाद तो आपने उस नमक के साथ हशर कर दिया। नहीं, 60s में आया ना, कहीं 50s में नमक
ज्यादा जो है उसमें आपने तो चाय में भी डालना शुरू कर दिया, फिर तो आपने नमक से वो बदले लिए। मैंने तो जिस वक्त मैं पैदा हुआ हूँ उस वक्त से नमक तो मैंने इस्तेमाल किया है। अलबत्ता नमक जो है सॉलिड होती है, वो सख्त वाला होता था। अलबत्ता मैंने ये जरूर देखा है कि बचपन में माचिस नहीं होती थी। अच्छा, वो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, वो 2 पत्थर रगड़ के नीचे वो एक स्पून लिया करते थे, चमचा। तवा तो आपने देखा होगा ना, पिछले साइड पे वो काले काले आटा जैसा होता, तो उसको इकट्ठा करते थे चम्मच से। इकट्ठा करके फिर कोई एक छोटा या बड़ा कोई एक हाथ में लिया करता था चमचा, तो दूसरे माँ या घर वाले कोई भी इस 2 पत्थरों को रगड़ के देर तक रगड़ के उनसे चिंगारी उठती थी। वो चिंगारी जब उसमें गिरता था तो उसमें आग थोड़ा सा पैदा होता था। उसको किसी कपड़े के टुकड़े में रख के फिर फूंक मारते हुए फिर आग करते। आपके बहुत बच्चे जब मैं यहाँ देखता हूँ ना, तो 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे जो है वो सेब खाते हैं, खुबानी बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन अब मैं एक तब्दीली ये भी देख रहा हूँ कि वो बच्चे चिप्स खा रहे हैं, लॉलीपॉप खा रहे हैं, बबल खा रहे हैं, इस तरह की चीजें खा रहे हैं। असल में ये बात है कि हर घर में फल फ्रूट है, हर घर में सेब है, खुबानी है, सब कुछ है, आड़ू है। तो जिस घर में जो चीज़ ज़्यादा होती है उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, अलबत्ता जिस घर में अगर सेब वगैरह नहीं होता तो जरूर तड़पते हैं। नहीं, मुझे इसलिए है कि बच्चे जब इस तरह के एक्सट्रीम जायके खाते हैं ना, बहुत तेज वाले, जी, वो तो उसके बाद फिर उनको सेब अच्छा नहीं लगता ना, फिर वो खुबानी अच्छी नहीं लगती, वो बच्चे फिर फ्रूट से दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी इन बच्चों में थोड़ा सा आ रहा है, मेरे सामने ऐसे बच्चे खड़े हैं और वो इस तरह के काम कर रहे हैं और बहुत क्या कहते हैं उस तरह की चीजें। थैंक यू उस्ताद जी, बहुत सर शुक्रिया। मुझे मैं शायद कभी देखा होगा आपका डांस, शायद मुझे आइडिया नहीं होगा शायद, लेकिन इस दफा मैं महरूम रहा, लेकिन अगली दफा आऊंगा तो जरूर, मुझे उम्मीद है कि जरूर इंशाल्लाह आपका इसमें शरीफ। बल्कि मैं ये चाहूंगा कि मैंने 25 साल हुंजा पे बहुत काम किया, सही, तो उसके एवज आप अगर कोई 25 साल से डॉक्यूमेंट्री टीवी के लिए काम किया, और इसके एवज इसके बदले में अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं ना, तो वो आप मुझे डांस की बेसिक जो बुनियादी स्टेप्स हैं वो सिखा दें। जरूर मैं नेक्स्ट आपके उस शागिर्दी में आना चाहता हूँ। सही बात है, सही बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर भाई, सर थैंक यू। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब में बसंत की मशरूत इजाजत दे दी गई है, ऐलान हो चुका है, तैयारियां जारी हैं और 6, 7 और 8 फरवरी को 3 दिन के लिए लाहौर के अंदर बसंत मनाने की इजाजत होगी। मैन्युफैक्चरर्स को इजाजत दे दी गई है, वो डोरे तैयार करेंगे, गुड्डों का एक साइज मुकर्रर किया गया है और इससे बड़े साइज की जो पतंग है वो तैयार नहीं की जा सकेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का ये कहना है कि ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट वालों से प्लान मांग लिया है। कोशिश है कि इन 3 दिनों में कम से कम मोटरसाइकिल लोग इस्तेमाल करें। कुछ इलाकों में शायद मोटरसाइकिल जाने की इजाजत भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग रूल्स पर अमल नहीं करेंगे उनके लिए बहुत सख्त सजा है और अगर कोई बच्चा पतंग उड़ाएगा तो उसके वालिदैन को जवाब देना पड़ेगा। 5 साल सजा भी हो सकती है, 10 लाख जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए मोहम्मद अकील मलिक साहब पैट्रन इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच जी। अकील साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, इस ऐलान को कितना खुशाइन समझते हैं आप? ये बहुत एक खुशी की लहर दौड़ी है जी पूरे लाहौर के अंदर। पूरे पंजाब के लिए ये कानून अवेलेबल है, लेकिन पूरे लाहौर के अंदर, लाहौर में त्यौहार रह नहीं गए थे। काफ़ी अरसा से हम देख रहे थे कि क्रिकेट यहाँ पे नहीं रहेगी, हॉकी यहाँ पे नहीं रहेगी, फुटबॉल ही नहीं रहेगी, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं रहेगी और नौजवान जो हैं वो नशे में चले गए हैं। मोबाइल का यूज़ है बेदरेक, बच्चों के पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, बड़ों के पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, एक स्ट्रेस का माहौल था। तो पंजाब की सकाफत थी मेले ठेले होना, मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना, तो ये बसंत टॉप ऑफ द लिस्ट रही है 2001 तक। और इसमें बहुत लाखों की तादाद में फॉरेनर्स यहाँ आते रहे हैं, बहुत रेवेन्यू जनरेट होता था और पंजाब का ये सबसे बड़ा एक त्यौहार था। इवन ये ईद उल फितर से भी बड़ा त्यौहार बन चुका था। जो कोई फॉरेनर जो है किसी इवेंट पे नहीं आ पाता था, बसंत पे लाजमी वो पंजाब के अंदर लाहौर में खुसूसन मौजूद होते थे। तो ये बड़े हेल्दी इवेंट्स हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हेल्दी इवेंट के साथ काइट फ्लाइंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने
इसके साथ खिलवाड़ किया और मोटी डोरें इंट्रोड्यूस करवाईं और शार्प मांझा आ गया इसमें, और करते करते आहिस्ता 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 लोगों की गर्दनें कटना शुरू हो गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास उस वक़्त कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि इसके ऊपर बैन लगा दिया जाए। लेकिन इस अरसा में 2001 का फर्स्ट जो काइट फ्लाइंग प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2001 जो है गवर्नमेंट ने उसको प्रोमलगेट किया 2001 में। उसके बाद फिर उस कानून में वक्तन फ़क्तन थोड़ी बहुत चेंजेस भी आती रहीं, लेकिन 2024 के अंदर आके टोटल ही बैन लग गया 2024 का जो एक्ट था उसके तहत। अब ज़रूरत हम अपने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को वक्तन फ़क्तन इस बारे में उजागर करते रहे हैं कि एक्चुअली इशू क्या है, उस इशू को एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर टोटल बैन होगा तो इसके साथ लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था। ये एक इंडस्ट्री थी जिसमें औरतें बच्चे घरों में बैठ के अपनी चार दीवारी के अंदर काइट्स बनाते थे और उनका चूल्हा जलता था। बहुत सारे लोग जिनको ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ बेरोज़गार होने की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होकर वो इस दुनिया से जा चुके हैं। हमें इस बात का बहुत तहे दिल से अफसोस है कि 2001 से 2025 तक 16 से 17 लोग डोर फिरने के वाक़यात की वजह से जान से गए। लेकिन इससे भी ज़्यादा हमें इस बात का अफसोस है कि इस पाबंदी लगने की वजह से जो लोग बेरोज़गार हुए उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है जो इस दुनिया से चले गए हैं सिर्फ फाका कशी की वजह से। उनके बच्चियों की शादियां जो थी, जो मैन्युफैक्चर से मज़दूर तबका था, वो अपनी बच्चियों की शादियां बसंत के फ़ौरन बाद रखते थे क्योंकि उनको लगता था कि इस बसंत पे हम अच्छी खासी कमाई करेंगे और कमाई के बाद अपनी बच्चियों की शादियां करेंगे। तो ये एक बहुत एक एड्रेसेबल इशू था जिसके ऊपर इतना लंबा अरसा लगा है, और हम अब आके गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ुसूसन चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का, नवाज़ शरीफ साहब का। उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया है और इसमें पिछले 1 साल से जो हमारी एसोसिएशंस की मीटिंग्स हो रही थी गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ के साथ, और उसमें हमने जो चीज़ें हैं उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस जो बनने चाहिए बहुत सारी चीज़ें प्रपोज़ हुई हैं, और प्रपोजल्स के मुख्तलिफ प्रपोजल्स के बाद अब आगे 2025 में 1 दिसंबर 2025 में ये रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस गवर्नर साहब। तो अकील साहब, आपको नहीं लगता है कि एक जान भी कीमती होती है? आप बता रहे हैं कि पाबंदी के बावजूद भी जो है वो जाने जाती रही हैं, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? पाबंदी के बावजूद जगह जाने मुख्तलिफ जाती रही हैं। उसकी रीज़न ये थी कि लोग जो थे दिन की पाबंदी, दिन में काइट फ्लाइंग नहीं हो रही तो रात के अंधेरे में वो छुप के और वो इस तरह का मोटी डोरें और ये शार्प मांझे वाली डोरें रात को अपने शौक़ की खातिर उन्होंने, मतलब बेहिसी का दौर है, मैं तो इसको बेहिसी कहूँगा कि लोगों में इतनी किसी की परवाह ही नहीं है कि तो मतलब अब तो पाबंदी आयद कर दी एज ए सोसाइटी। जी अब तो पाबंदी मुकम्मल तौर पर, खासकर डोरें जो है नायलॉन की डोरें जो हैं या जो धाती डोरें कहलाती हैं उस पर बिल्कुल पाबंदी है इसमें। जी पाबंदी पहले भी थी, ये 2009 से एक्चुअली पाबंदी प्रॉपर जो थी। 2001 में जो कानून बना था उसमें तो बहुत से लूप होल्स थे, उन्होंने उसमें मोटी डोर को तो कवर ही नहीं किया था। फिर जाके 2009 में उन्होंने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया और उसके बाद उन्होंने फिर सारी चीज़ों को रेगुलराइज करके और सब पे पाबंदी लगाई थी। लेकिन मसला ये है कि पाबंदी लगने के बावजूद ये वाक़यात रुक नहीं सके। पुलिस ने हज़ारों की तादाद में FIRs भी काटी हैं, लोग जेल भी गए हैं, जुर्माने भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन रात के अंधेरे में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे कोई उठ के और काइट फ्लाइंग कर ले और उसकी डोर किसी सड़क के ऊपर गिर जाए, और एक बाइक राइडर जिसको रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं नज़र आ सकता और उसके अचानक गले में डोर फिरती, तो रात के अंधेरे में ये वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। तो अब हम गवर्नमेंट को यही सजेशंस बार बार दे रहे थे कि ये वायलेशंस रुक नहीं पा रही हैं। आप कानून को बहुत सख्त भी किया हुआ है, इसके बावजूद इसकी सर्विलेंस जो है, इसकी निगरानी जो है एक सवालिया निशान बन चुकी है। पुलिस के पास और बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जिसके लिए पुलिस दिन रात काम करती है। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया कि हर मोटरसाइकिल सवार को जो है एंटीनास लगाने पड़ेंगे, एंटीनास के इस्तेमाल से भी इन वाक़यात को रोका जा सकता है, तो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? जी, इस हवाले से गवर्नमेंट ने ये किया है कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 ऑफ द रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 में
उन्होंने ये बाकायदा तौर पे एक सेक्शन इंसर्ट कर दिया लॉ के अंदर, और उन्होंने कहा कि जिन एरियाज़ के अंदर काइट फ्लाइंग की डिप्टी कमिश्नर साहब विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट इजाज़त देंगे, जितने अरसे के लिए इजाज़त देंगे, उन एरियाज़ के अंदर जितने भी बाइक राइडर्स हैं उनकी मोटरसाइकिल की सेफ्टी के ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। मतलब पब्लिक के ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हेलमेट की जो है पाबंदी लाजमी है, इसी तरह उन्होंने मोटरसाइकिल एंटीना की पाबंदी लाजमी की है। मोटरसाइकिल का किसी मोटरसाइकिल पे अगर एंटीना लगा होगा तो 110% उस पर डोर फिरने का किसी किस्म का कोई चांस नहीं। और अगर कोई एंटीना ना लगवा सकता हो फिर देखें, मेरा ख्याल है जो बंदा 1.5 लाख रुपए की बाइक रख सकता है वो 300-400 रुपए का एंटीना लाजमी मिसाल के तौर पर स्कूटीज हैं और साइकिल्स भी हैं, वहाँ उसमें भी साइकिल की रफ्तार एक्चुअली नहीं होती, साइकिल की तो रफ्तार ना होने के बराबर है, तो वहाँ पे ये एक्चुअली अब देखें लिमिट स्पीड लिमिट की है पंजाब गवर्नमेंट ने कि आप 60 से ऊपर या 65 से ऊपर बाइक राइड ना करें लाहौर के अंदर, ताकि इससे बचा जा सके। ताकि अच्छा, अब उसकी वजह सिर्फ ये डोर फिरना नहीं है, उसकी वजह ये है कि 2025 के अंदर जो रोड एक्सीडेंट्स हैं पूरे साल में 87,000 रोड एक्सीडेंट्स, राइट, जिसमें 457 लोगों की जान जा चुकी ओवर स्पीडिंग की वजह ओवर स्पीडिंग की वजह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 6, 7 और 8 को जो अब फरवरी को ये बनाया जा रहा है, इसके बाद की क्या सूरत हाल होगी? आप काइट एसोसिएशन के ख्यालात क्या हैं कि इसको प्रोलॉन्ग करना है, इजाज़त लेनी है, या फिर हम देखेंगे कि 8 के बाद फिर से छापे पड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर से पाबंदियां लगना शुरू हो जाएंगी? नहीं, इसमें थोड़ा मैकेनिज़्म बनाया उन्होंने। मैकेनिज़्म ये बनाया है कि लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर कर रहे हैं, होलसेलर को कर रहे हैं, रिटेलर को कर रहे हैं, थ्रेड मैन्युफैक्चरर को कर रहे हैं, डोर लगाने वाले को कर रहे हैं। उनको रजिस्टर करने का मकसद ये है कि आप जब एक दफ़ा रजिस्टर होंगे, आपकी जो प्लेस है, जिस प्लेस को आपने रजिस्टर करवाया, क्योंकि इनकी जो ऐप आई है उस ऐप में आपका मैप भी बना हुआ है कि आप उसको अपना पिन लोकेशन जो है वो भी आप उसमें क्लिक करेंगे ताकि पता हो कि आपकी किस लोकेशन के ऊपर आपको इजाज़त मिली। बिल्कुल ठीक है। 8 तारीख के बाद सपोज़ अगर पाबंदी डेफिनेटली अभी तो 8 तक की इजाज़त है, 8 के बाद जो भी स्टॉक बचेगा वो डेफिनेटली लीगल स्टॉक होगा, उसको किसी किस्म के छापे पड़ने की कोई अंदेशा नहीं है इफ़ द स्टॉक इज़ अकॉर्डिंग टू द SOPs। बिल्कुल ठीक है। अकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। तो जनाब, जिसने पसंद मनानी है वो भी SOPs का ख्याल रखे और मनाए, और मनाने वाले तो तैयारी कर ही रहे हैं, वो लोग जो पसंद नहीं मनाएंगे वो भी तैयारी करें कि इन 3 दिनों में मोहतात तरीके से अगर आपके पास मोटरसाइकिल, साइकिल या स्कूटी है तो उसको चलाएं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं। साल 2025 ग्रीन शर्ट्स के लिए कैसा साल रहा? साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐसा साल साबित हुआ है जिसमें कामयाबी और नाकामी दोनों पहलू नुमाया रहे हैं। कई टीम ने उम्दा कारकर्दगी से शायकीन की उम्मीदें बरकरार रखी, तो कहीं मायूसी ने मद्दाहों को सोचने पर मजबूर कर दिया। साल के आगाज में पाकिस्तान ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की, जो 1996 के बाद से उसके वर्ल्ड कप के बाद पहला मौका था जब पाकिस्तान ने किसी ICC इवेंट की मेजबानी की हो। ताहम होम ग्राउंड पर खेलते हुए पाकिस्तानी टीम महज 4 दिन की मेहमान साबित हुई। अपने इब्तदाई दोनों मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट से बाहर होने वाली सबसे पहली टीम बन गई थी। इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई। पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किलात का शिकार दिखाई दी, उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ, जहां T20 सीरीज में पाकिस्तान को 1-4 जबकि वनडे सीरीज में 0-3 से शिकस्त हुई। और कप्तानी के हवाले से भी ये साल जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खासा गैर यकीनी साल रहा है। मोहम्मद रिजवान को वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट्स की क़यादत से हाथ धोना पड़ा और T20 टीम की जिम्मेदारी सलमान अली आगा को सौंपी गई, जबकि वनडे टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी के सपुर्द कर दी गई। ताहम T20 क्रिकेट पाकिस्तान के लिए इस साल उम्मीद की किरण साबित हुई है। होम ग्राउंड पर पाकिस्तानी टीम नाकाबिल शिकस्त रही और एशिया कप 2025 का फाइनल खेलने का एजाज भी हासिल किया। जबकि हम जानते ही हैं कि एशिया कप 2025 के फाइनल में क्या हुआ, पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त से दूचार होना पड़ा था। टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस मायूस कुन रही है। पाकिस्तानी टीम ने 5 टेस्ट मैचेस जिसमें से 2 में कामयाबी हासिल की, जबकि 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वनडे क्रिकेट के हवाले से भी ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा यादगार साबित नहीं हुआ, जहाँ 17 मैचेस में से सिर्फ 7 फतवात ही समेटने में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो कामयाब रही। इसके
बरक्स T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी खासी बेहतर रही है और 34 मैचेस में से 21 में कामयाबी हासिल की है। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि ये साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा साल साबित नहीं हुआ है। अगले साल बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को है। 2026 में पाकिस्तानी क्रिकेट को किन शोबों में फौरी बेहतरी की जरूरत है, इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए सैयद मोहम्मद स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आपसे ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपके नजदीक 2025 कैसा रहा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? देखिए, बड़ा जबरदस्त। आपको पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें, मुझे पता है कि जैसे आप अभी इंट्रो में भी कह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली एशिया कप है उसको हम जीतने में कामयाब नहीं हुए थे। सीनियर टीम की बात करें, लेकिन चाहे आप पाकिस्तान शाहीन्स की बात, एशिया कप में शिकस्त भी थी इंडिया को। उसके अलावा अगर आप बात करें तो अंडर 19 स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने उनको शिकस्त दी थी, तो बड़ा एक जबरदस्त आपको नजर आया कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बड़ा एक सेफ हैंड्स के अंदर आपको नजर आता है। जहां पर हम क्रिकेट की बात करते हैं, वहां दूसरे स्पोर्ट्स की बात भी करना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने एक अच्छी बात है कि अपना हर स्पोर्ट्स के अंदर जहां जहां हमें मौका मिला है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करने का, हमने लोहा मनवाया है। चाहे जैवलिन की बात करें, चाहे आप वॉलीबॉल की बात कर लें, चाहे हॉकी की बात कर लें। मुझे पता है कि इस वक्त हम लोग प्रो लीग खेल रहे हैं, लेकिन प्रो लीग में मुझे पता है लोग चाहते हैं रिजल्ट है, लेकिन टाइम लगेगा। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि वो एडवांस किस्म की है। पाकिस्तान ने पता बहुत अरसे से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया था। इस दफा बड़े अच्छे चांसेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के, तो स्लो एंड स्टडी आपको टाइम लगता है। उसके अलावा UFC की बात कर लें, MMA की बात कर लें, तो पाकिस्तान ने हर स्पोर्ट्स के अंदर अपना लोहा मनवाया। और अच्छी बात है जब आप कहते हैं ना कि कभी भी आपने किसी भी स्पोर्ट्स को चेंज करके स्कूल्स में जाके देख लें तो आपको नजर आ जाएगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जब जैवलिन वाला मामला हुआ था, मुझे आज भी याद है कि अरशद नदीम का, तो सुबह जब हम स्कूल्स में गए तो हमने देखा बच्चे पेंसिल के साथ जैवलिन को थ्रो करे थे। ये माइंडसेट आने वाली नस्लों का चेंज करता है, तो इंपॉर्टेंट भी होता है। वेरएस पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी हमें देखने को मिले। चाहे बाबर शाहीन आपको पता कप्तान भी बने ओडीआई टीम के, अभी तक उनकी परफॉर्मेंस तो ऐसा अच्छी बिग बैश के अंदर आपको नजर नहीं आ रही। अल्लाह करे वो से बड़ा एक फिक्र भी थी, वर्ल्ड कप सर के ऊपर आ रहा है। बाकी बाबर आजम की बात करें या पाकिस्तान टीम के अंदर आपको पता चॉप्स एंड चेंजेस भी काफी की गई। बहुत अरसे के बाद एक आपको सेट पेयर ऑफ मैनेजमेंट भी अब नजर आ रहा है। चाहे अंडर 19 स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे पाकिस्तान सीनियर्स की बात करें, तो जब अंडर 19 की स्पेसिफिकली बात करते हैं, एशिया कप तो हम जीतने में कामयाब हो चुके, तो पॉजिटिविटी है ना सारी। लेकिन बैकएंड पे जब आप बात करते हैं तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो ये है कि आप इस स्ट्रक्चर को कितने अरसे तक साथ लेके चलते हैं। सबसे बड़ा इशू क्या होता है हमारे यहाँ पर कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे काम करते हैं। खुदा ना खास्ता हमारा रिजल्ट नहीं अगर अच्छा आता वर्ल्ड कप के अंदर जाके, जहाँ पर पाकिस्तान ने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये जरूरी नहीं कि आप उठा के सारा का सारा फिर कोचिंग का स्ट्रक्चर चेंज कर दें। आपको इनको टाइम बिल्कुल अवैस यही बात पूछना चाहूंगा, ये जो बार बार तजर्बात करने की पॉलिसी है, इसने टीम को फायदा दिया है या नुकसान? ना कि जब आप एक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, चाहे सीनियर क्रिकेट हो चाहे जूनियर क्रिकेट की बात करें, वहां पर जो एक प्लेयर होता है उसका शायद माइंडसेट डिफरेंट होगा जिसपे वो काम कर रहा है। अचानक जब कोचिंग स्टाफ चेंज होता है, जब नया कोच आता है, अपना पूरा का पूरा पैनल लेके आता है, उसका माइंडसेट कुछ और होगा। उसको मैच करते हुए इतना टाइम लग जाए, तो एक मैं कहता हूँ जो प्रोफेशनल कैरियर है लिमिट उसकी निकल जाती है। या जो इस वक्त अंदर चल रहे हैं बॉलिंग में जो पीरियड, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। सरफराज की बात कर लें आप, चाहे इफ्तिखार की बात करें जिस वक्त पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ है, और इफ्तिखार की बात कर रहा हूं मैं, ये वो नाम है जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, और सरफराज से बेहतर तो कोई नाम नहीं है आपके पास, क्योंकि अंडर 19 इंडिया को भी उन्होंने शिकस्त दी, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी, फिर अभी अंडर 19 एशिया कप के अंदर उन्होंने शिकस्त दी। तो एक बड़ा अच्छा आपके पास एक माइंडसेट यहाँ पर आता है। लेकिन फिर मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है, चाहे वो पाकिस्तान नेशनल टीम क्यों ना हो। मुझे पता है वर्ल्ड कप सर पे है, सबकी उम्मीदें हैं। अनफॉर्चुनेट है अगर आप रियलिटी के ऊपर जाए तो अभी भी मुझे परेशानी है, क्योंकि आपके लड़के इस वक्त जो टॉप प्लेयर्स हैं, जो आपको पता है कि वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, वो चाहे इस वक्त बांग्लादेश लीग की बात कर लें, चाहे बिग बैश की आप बात करें, उनकी परफॉर्मेंस एज सच अप टू दैट मार्क नहीं है। पैचेस के अंदर हारिस आपको परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, नसीम शाह करते नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन बाबर की बात कर लें, शाहीन आपको बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ कि मुझे भी उसका टेंशन लगी हुई है कि यार आपका स्ट्राइक फास्ट बॉलर है, उससे 140 ही नहीं टच हो रहा, और जिस तरीके की उनको फेंटा पड़ रहा है, तो
ज्यादा चीजें दिमाग में चलती है। मुझे पता है विकेट्स डिफरेंट है, श्रीलंकन एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा, ऑस्ट्रेलियन डिफरेंट है, तो बहुत सी चीजें इस वक्त जरूर है। लेकिन आपको सेट ऑफ जो मैनेजमेंट है उसके साथ फिर भी मैं कहता हूँ आपको चलना पड़ता है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। मुझे याद है जैसन गिलेस्पी जिस वक्त टेस्ट क्रिकेट के पाकिस्तान के जब कोच बने थे और उनसे इंटरव्यू के मैंने खुद भी लिया था अपने शो के लिए, तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही बात मुझे की थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपका बहुत तगड़ा है, लेकिन मुझे इस डोमेस्टिक को समझने में और पाकिस्तान टीम को एटलीस्ट एक ट्रैक पे लेके आने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको तो आओ तो एकदम पाकिस्तान को नंबर 1 अपना रैंकिंग पे ले आओ, तो मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान टीम कम्युनिकेशन खास करके अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ और जो कम्युनिकेशन बिटवीन द हेड कोच एंड द प्लेयर्स और जो खास करके नीचे कोचेस बैठे हैं उनके साथ कितनी क्लैरिटी पे चल, अगर आप फ्यूचर प्लान्स को आगे लेके चल रहे हैं तो। ठीक, तो अवैस आपको लग रहा है कि जो ये अब ये ट्रांजिशन फेज है ये कामयाबी की जानिब है, ये जवाल की जानिब है इस वक्त जो हमारी क्रिकेट टीम का है? देखिए ट्रांजिशन फेज तो आपका अच्छा है, क्योंकि जब आप बात करते हैं, जब अपनी बेसिक जो ट्रांजिशन फेज होता है जहां पर आप प्लेटफॉर्म को ले करते हो वो आपका यूथ क्रिकेट होता है, अंडर 19 की मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, वो नजर आ रहा है कि लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। एशिया कप आप लोगों ने जीता, मुझे पता है भी स्टिल बैटिंग के अंदर कहीं ना कहीं फ्लॉज आपको नजर आते हैं, बॉलिंग यूनिट आपका तगड़ा है। कल भी मिन्हास ने 147 किया, 145 किया उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ, अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं हो पाया बारिश की वजह से। तो आपका वो ट्रांजिशन पीरियड तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें, अभी हमने शाहीन्स में भी आपको पता है एशिया कप जीतने में हम कामयाब हुए थे। फिर पाकिस्तान हांगकांग सिक्सेस की बात करें, उसको भी कामयाब हुए जीतने में। लेकिन उस ट्रांजिशन पीरियड में ना एक चीज हम भूल जाते हैं, अगर मैं भी बैठा हुआ यहाँ पर बहुत से ऐसे क्रिकेट फैंस होते हैं जो मास सदाकत फॉर एग्जाम्पल है उसकी इनिंग्स को देख के, या जैसे भी ख्वाजा नाफे को T20 स्क्वाड में हम लेके आए हैं, तो हम एकदम एक चीज भूल जाते हैं कि यार इन लड़कों ने ठीक है उस लेवल पे जाके परफॉर्म किया, लेकिन कितनी ज्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। मजाक अपनी जगह है, मुझे पता है कि हम कहते हैं कि जी हमने उठा उठा के कैप पे फेंकी है T20 के अंदर, मुझे पता है पीछे अरसे के अंदर आप देखेंगे भाई आपके जिसका दिल करता है पाकिस्तान आके खेल लेता है 1-2 इनिंग्स लगा के PSL के अंदर, लेकिन फिर भी बात समझनी पड़ेगी। दैट्स द मोस्ट कंपेटिटिव क्रिकेट। जब आप इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं उसका प्रेशर होता है, उसका परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, बहुत सी चीजें आपको ज़हन में रखनी पड़ती हैं। तो जो ट्रांजिशन पीरियड की मैंने बात की ना, जब अंडर 19 से एक लड़का निकलता है उसका जरूरी है जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, 1-2 साल अपने आप को रगड़ा लगाए। उसके अलावा पाकिस्तान शाहीन एक है जहां से आप इंटरनेशनल कैलेंडर का अपना जो एक पाथवे उसको आप लेते हो, उसको भी कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट होता है कि जिसको मैं कह सकता हूँ कि यार आप अंडर 19 से उठा के डोमेस्टिक में देखते हो 5-6 मैचेस के अंदर उसमें बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस होती है, आप उसको उठा के उस सर्कल के अंदर जरूर ले पाते हो। वंस इन अ ब्लू मून की मैं बात करता हूँ कि होता है। हमारा एक मसला क्या है कि हमारा जो अंडर 19 का प्लेयर है, अंडर 19 के साथ आप काम करो, वो ढूंढता है शॉर्टकट। वो कहता है कि यार मैंने वर्ल्ड कप खेल लिया ना, तो चलो मुझे अब कोई एक सुपर, मेरी 2-3 इनिंग्स इसमें अच्छी लगेंगी या मेरे 2-3 अच्छे स्पेल्स लग जाएंगे, मेरा नाम सोशल मीडिया पे चलने लग पड़ेगा, मेरा जो ठप्पा है पाकिस्तान टीम के लिए पक्का हो जाएगा। और ये होता है, इस चीज को आपने काटना है। जो माइंडसेट है ना यंगस्टर की बात करो, उसके ऊपर आपने काबू पाना है। बाकी अच्छी बात है कि आपका बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसको ले तो हो चुका है। आप बात कर रहे हैं माइंडसेट की, बात ही है कि भारत के खिलाफ जब भी हमारा मैच होता है हम नफ्सियाती दबाव में आ जाते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ और किस माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है? देखिए 2 चीजें, अगर कुछ कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी भी आपको सीखनी पड़ती है दूसरे नेशन से। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो मुझे सिर्फ उनका एक स्ट्रक्चर अंडर 19 का इसलिए भी पसंद है क्योंकि उनका जो अंडर 19 का स्ट्रक्चर है जहां से सीनियर टीम तक को लड़के देते हैं, वो जो स्ट्रक्चर का जो पीछे मैनेजमेंट की मैं बात करूं, वो 4-5 साल से पक्की मैनेजमेंट उनके साथ लगी, कुछ चेंजेस नहीं थी। राहुल द्रविड़ की बात करो, राहुल द्रविड़ के बाद जो इस वक्त उनका हेड कोच है वो राहुल द्रविड़ के साथ असिस्टेंट कोच है अंडर 19 का, वही उसको लेके आगे प्लेटफॉर्म को लेके चल रहा है। एक उनका रूल है अंडर 19 में कि जो एक लड़का एक दफा वर्ल्ड कप खेल जाए वो अगले दफा वर्ल्ड कप नहीं खेलता, बेशक उसकी एज गैप भी पड़ा वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उनका एक रूल है। फिर जो उनका पीछे अगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करें, अंडर 19 के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो बहुत ज्यादा है। आपने उस माइंडसेट को शिकस्त दी है अपने खेल के हिसाब से। ये कहते हैं ना हमेशा, मुझे पता है हाथ मिलाने वाली बात, तो सारी चीजें मैं ऐसा स्पोर्ट्समैन कहता हूँ कि आपने जब भी किसी को जवाब देना, अपने बल्ले और बॉल से आपको जवाब देना, और आपने दिया उनको, उनका स्ट्रक्चर इतना तगड़ा होने के बावजूद आपने जाके स्ट्रॉन्ग टाइम दिया उनको, एशिया कप के अंदर शिकस्त दी, दैट शोज कि आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के अंडर 19 स्ट्रक्चर। लेकिन अवैस वन नाइट वंडर भी नहीं होना चाहिए ना कि एक इत्तेफाक से जीत गए और वहां पर अगर उनके आई तो मुसलसल 3 मैचेस जीत गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस, आपने तबसरा किया 2025 पर कि वो क्रिकेट के लिए कैसा साल रहा। उम्मीद करते हैं कि 2026 बहुत अच्छा साल रहेगा। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। पाकिस्तान के फखर की बात करते हैं। जेवलिन थ्रोअर गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम की बात करते हैं, जिनको हमने तो कंधों पर उठाई है, लेकिन अब उनकी कामयाबियों का डंका पूरे आलम में फैल गया है। आलमी सतह पर मुल्क का नाम एक बार फिर उन्होंने रोशन किया है। दुबई में होने वाली 17वीं वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में उन्हें शेख मोहम्मद बिन राशिद अवार्ड से नवाजा गया है और इस मौके पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में दुनिया स्पोर्ट्स के नामवर अफराद मौजूद थे। अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यह कहना था कि ये अवार्ड पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। वाज़ेह रहे कि रवा माह के आगाज़ में 35वें नेशनल गेम्स में जेवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पाकिस्तान बाबडा की नुमाइंदगी करते हुए अपने एजाज़ का दिफा करने में कामयाब रहे थे और गोल्ड मेडल उन्होंने ही जीता था। कौमी हीरो ने पहली थ्रो 78.4 मीटर, दूसरी थ्रो 77.77 और तीसरी जो थ्रो थी वो 81 मीटर दूर फेंकी थी। और हम भी मुबारकबाद देते हैं हमारे हीरो को कि उन्होंने जो ये मेडल हासिल किया और अब अवार्ड हासिल किया, तो हम चाहते हैं कि ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।